चलिए, हाँ, तो जिन्होंने सॉल्व किया है तकरीबन वही है सब यहाँ पर। तो मुझे बताओ पहले 10 में कौन सा है डिस्कशन के लिए आपको? 8th और 10th और कोई बॉयज़? पहले 10 में कोई? 7 पूरा फेड़ दे। और कोई? 11 से लेके 20 में बताओ। डीपीपी सॉल्व है? चेयर लगा दो दरवाजे को। 12, 13, 15, 16, 14 और 20 और 19। ओके, एक देना बेटा पेपर मुझको। चलो 17 भी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th वन, द फैक्टर नॉट नीडेड टू कैलकुलेट द हीट लॉस्ट और गेन, देर इज़ नो चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है। एक बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है ना, मगर चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कि भाई वो जो हीट एब्जॉर्ब, दरवाज़ा ठीक से बंद करना बेटा, वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सिर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर वो हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसका फॉर्मूला आएगा ms डेल्टा टी। अब अगर मैं बोलूँगा कि ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा, मास पे, टाइप ऑफ मटेरियल पे और चेंज इन टेम्परेचर पे, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब ऐसा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर वो डिपेंडेंट नहीं करता जो दिया हुआ है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी आना चाहिए, है ना। यहाँ मास है मतलब वेट है, तो इसीलिए मास पे तो डिपेंड करता ही है ना। दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर, रिलेटिव डेंसिटी इज़ द करेक्ट आंसर, उस पर डिपेंड वो नहीं करता। तो इसीलिए 7th का C आ गया आपका। और अब आएंगे 8th वाले पे। 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 540 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज़। अब ये इमेजिन करो कि अगर 540 ग्राम का मेरे पास आइस है ना, उसे पूरा पिघलाने के लिए कितनी हीट लगेगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका 8th वाले में, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। तो मैं बोलूँगा डेल्टा Q1 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी 540 मल्टीप्लाई बाय 80 कैलोरीज, है ना। अगर आप मुझे बताएंगे कैलकुलेशन कितना होता है 540 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना होता है? नहीं तो एक काम करो, अभी का एक रहने दो ऐसी, है ना, रहने दो ऐसी चीज़ है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, है ना। और आपके पास क्या है, साथ में पानी है, पानी का मास कितना है, वो भी 540 ग्राम है ना। और उसका टेम्परेचर आपको अभी फ़िलहाल कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। तो मैं बोलूँगा हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो डेल्टा Q2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब अगर मान लो कि वाटर ने अपनी पूरी हीट खो दिया, पूरी हीट खो दिया उसने, है ना, इट लूजेज इट्स कंप्लीट हीट। तो अब मैं बोलूँगा ठीक है, उसमें कितनी हीट लूज़ हो जाएगी। तो मास ऑफ वाटर भी 540 ग्राम है ना। ये सिस्टम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 कैलोरी होता है, और चेंज इन टेम्परेचर उसका भी कितना है, 80 है। इक्वेशन नंबर 2। अब इससे क्या साबित हो रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है कि डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2। बर्फ़ को पिघलाने के लिए जितनी हीट चाहिए उतनी ही हीट उसके पास वाटर के पास है ना, उतनी हीट है। मतलब वाटर क्या करेगा, अपनी पूरी हीट दे देगा, बर्फ़ पूरा पिघल जाएगा और वाटर की पूरी हीट ख़त्म हो जाएंगी। तो मतलब अगर बर्फ़ पूरा पिघल गया तो पूरा पिघलने के बाद बर्फ़ का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वाटर के पास ज़री सी भी हीट नहीं रही, तो अब मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा आपका, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, है ना। तो दैट्स वाई
आपका कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन आया था। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज हाउ मच, 0 डिग्री सेल्सियस। 10th वाला, हाउ मच हीट एनर्जी इज गेन्ड व्हेन 5 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस ब्रॉट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अरे तो बहुत आसान है, आपको करना क्या है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आना है। मतलब उसका शुरुआती टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लाना है, यानी टेम्परेचर कितना लाना है उसका 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है भाई, हमारा 10th वाला जो कह रहा है मास ऑफ वाटर क्या है 5 किलोग्राम, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है इसने 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, मास कितना है 5 का, स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2, डेल्टा टी कितना आएगा 100 माइनस 20, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 80। तब आंसर देखो कितना आ रहा है आपका फिर 1680 किलो जूल, है ना, किलो में आएगा क्योंकि ये वैल्यू भी किलो जूल में है ना, तो किलो जूल में आएगा। ये था 10th वाला आपका। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट पे, 12th वाला, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस को पूरा स्टीम में कन्वर्ट करना है। मतलब पहले तो क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, थर्ड उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वेपोराइज करना पड़ेगा। तो आप जो हीट रिक्वायरमेंट कर, जो हीट है आपके पास, उसका 3 तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मेल्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फिर वेपोराइज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा फिर 12th में टोटल हीट रिक्वायरमेंट जो है, तो मैं बोलूँगा भाई पहला तो क्या के लिए है, मेल्ट करने के लिए लग रहा, दूसरा काय के लिए लग रहा, राइज इन टेम्परेचर के लिए लग रहा, तीसरा काय के लिए लग रहा, वेपोराइज करने के लिए लग रहा। अच्छा ठीक है, मेल्ट करने के लिए जो लगता है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, मास ऑफ आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। पिघलने के बाद वो क्या बन गया, वाटर। तो मैं बोलूँगा मास ऑफ आइस वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस वाटर। अच्छा ठीक है, अब वो पानी उबलने लग गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, अब वो भाप में कन्वर्ट होगा। तो मास ऑफ वाटर है ना इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब मास ऑफ आइस कितना आ रहा, मास ऑफ आइस कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब सीजीएस में है क्या, हाउ 80 कैलोरीज, 1 ग्राम 1, चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा 100, मास ऑफ वाटर 1, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से कितना दिया 536, है ना। ये हो जाएगा 180 प्लस 536 कितना होता, हाँ सॉरी 180 प्लस 536 716 कैलोरीज, 716 कैलोरीज। ये 12th वाला था। 13th, 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस आर poured on a large block of ice at 0 degree Celsius. The mass of ice that melts is, चलो 13th वाला। तो इसने क्या दिया कि आपका 80 ग्राम पानी जो है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है वो पोर करता है आपके बर्फ़ पर जिसका मास है 0 डिग्री से, लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस, मास नहीं दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम सबसे पहले ये देखेंगे 80 ग्राम का जो पानी है अगर वो अपना टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर 0 डिग्री सेल्सियस तक ला दे
तो इस प्रोसेस में कितनी हीट इवॉल्व करेगा, है ना। तो मैं बोलूँगा हीट इवॉल्व्ड बाय वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस in lowering the temperature to 0 degree Celsius. तो डेल्टा Q लॉस्ट, तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है आपको, 80 ग्राम। कैलोरीज में 1 कैलोरी। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 30 से आप 0 पर आ जाएंगे तो वो सिर्फ 30 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2400 कैलोरीज। तो पता ये चला कि जो आपका जो पानी है 30 से 0 पे आने के लिए वो कितना हीट को लूज़ करेगा, वो 2400 कैलोरीज को वो लूज़ करेगा। अब ये गेन कौन करेगा, इतनी ये हीट कौन गेन करने वाला है, आइस। अब वो गेन करके क्या करेगा, अपने आप को पिघलाएगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, by principle of calorimetry, by principle of calorimetry। तो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल क्या करता है, हीट गेन बाय आइस इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो ठीक है भाई, डेल्टा क्यू आइस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वाटर है, मगर ये जो आपका डेल्टा क्यू आइस हीट गेन है और डेल्टा क्यू वाटर हीट लॉस्ट है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है, तो मास ऑफ आइस जो कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तो फिर मैं बोलूँगा ठीक है, मास ऑफ आइस दैट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, कितनी हीट मिली थी आपको, जो भी मिली होंगी आपको। अब देखो QW बोल सकते हैं आप, क्योंकि सेम ही है, अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डेल्टा QW कितना है, 2400 और अपॉन 80, तो ये कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, है ना। तो 30 ग्राम, 30 ग्राम का जो बर्फ़ है वो पिघलेगा। आंसर क्या ए है ना, 30 का, हाँ 13 का, हाँ ए। 30 ग्राम का बर्फ़ पिघल जाएगा। नेक्स्ट 14, सैचुरेशन वेपर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है, देखो सैचुरेशन वेपर प्रेशर का मसला क्या है यहाँ। ऐसा है कि मान लो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने मेंटेन किया है, पानी क्या करेगा, उबलना चालू कर देगा, इवेपोरेट होगा भाप बन के, है ना। मान लो ये किसी कमरे में रखा था ये सिस्टम, है कि नहीं, तो पानी ऊपर क्या भाप बन के जा रहा, और ये ऊपर के एटमॉस्फेयर में वो वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स हो जा रहे, उससे क्या हो रहा कि ऊपर आजू बाजू के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ रही, है ना। अरे भैया ऊपर हवा है, आसपास मौजूद है ना, और पानी ऊपर जा रहा, भाप बन के उड़ रहा। तो अब मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए ना इसमें वाटर के, और भी गैशियस फॉर्म में, तो ऊपर से क्या हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका दबाव जो है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ जाता, है ना। अगर तुमको याद होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ गया तो क्या होता भैया, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता, अब वो और ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। तो इस कारण की वजह से अब उसका बॉइलिंग स्टॉप हो जाता वहाँ पे, और अब उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बॉईल होना कम हो गया, तो टेम्परेचर वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा, तो जो पानी भाप बन के उड़ा था वो क्या होगा, कंडेंस होगा। तो जितना तेज़ी से हीट इवॉल्व हो, मतलब जितनी तेज़ी से इवेपोराइजेशन हुआ था उतनी तेज़ी से कंडेंसेशन भी होता है ना। जितनी तेज़ी से वेपोराइजेशन हो रहा है उतनी तेज़ी से कंडेंसेशन भी हो रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर वाली कंडीशन, है ना। इतना डिटेल में नहीं है, तुमको नीट में नहीं है, जेई में आता हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेशन वेपर कंडीशन। ये समझ में आ गया, जेई वालों खास तौर से ध्यान दो, सैचुरेशन वेपर कंडीशन बोला जाता है। अब सैचुरेशन वेपर कंडीशन में जो जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, यहाँ जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा,
है ना। अब उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती, ये तो 1 atm होती, मगर अगर आपको याद होगा मैंने बैरोमीटर में बताया था 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg करके आता हो। अब 760 है, उसके आसपास कुछ है क्या साथ? हाँ ये है ना सर, तो ये आपका 14 का C आएगा 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना। फिफ्टीन, टू स्फीयर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल ऑफ सेम सब्सटेंस हैविंग डायमीटर्स इन द रेशियो 1:2। अगर डायमीटर का रेशियो 1:2 है तो मतलब रेडियस का भी रेशियो वही है। देयर थर्मल कैपेसिटीज़ आर इन द रेशियो। थर्मल कैपेसिटीज़ क्या होगा वो पूछा हुआ है। देखो थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यूब, या फिर वो अपन लेंगे कैपिटल S इज इक्वल स्मॉल m इंटू स्मॉल s। याद होगा थर्मल कैपेसिटी को मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मास, है ना। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू s, छोटा s, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता 4/3 क्या है वो वॉल्यूम पाई r क्यूब हो जाएगा, है ना, ठीक, इंटू s। अब उसने बोला कि उनका रेशियो है डायमीटर का 1:2, तो ठीक है भाई थर्मल कैपेसिटी का रेशियो क्या आएगा, तो मैं यहाँ जो देख रहा है S इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है R, तो मैं R का क्यूब सॉरी, तो S1/S2 क्या हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब, है ना। अब R2 कितना है, R1/R2 कितना है 1:2, है ना, तो S1/S2 क्या हो जाएगा 1/8, तो S1/S2 इज इक्वल टू 1/8। 15th का सेकंड आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन मैंने। अब तुम सोच रहे होंगे साला ये बाकी कहाँ गया, डेंसिटी कहाँ गया और स्मॉल s कहाँ चला गया। देखो ये जो फैक्टर्स है वो क्या किस पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल पर। अगर मटेरियल बदला तो ही ये बदलते हैं, है ना, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। और अगर तुमने क्वेश्चन को गौर से पढ़ा हुआ तो उसमें लिखा है दे आर मेड फ्रॉम सेम सब्सटेंस, यानी मटेरियल दोनों का कैसा है, सेम है, तो रो और एस कैसा रहेगा, सेम। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है सिवाय रेडियस को छोड़कर, है ना, समझा ना। इसीलिए सिर्फ थर्मल कैपेसिटी का मैं रिलेशन सिर्फ रेडियस के साथ लिया, क्योंकि बाकी सारे बातें कैसी है बेटा, कांस्टेंट। समझ में आया, ये था आपका 15th वाला। चलिए क्या हुआ बेटा, क्या और क्या डिस्कशन चल रहा, क्या प्रॉब्लम जा रही, बोल 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 सोहान। फिर आया 16th वाला, वर्क डन इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ हीट आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। वर्क डन बोलते हीट के बराबर होगा हीट रिक्वायरमेंट के लिए, तो मैं लिखूंगा ठीक है, वर्क डन इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम ऑफ आइस ना, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट जनरेटेड। तो पहले वो बर्फ़ था तो पहले उसको पिघलाना पड़ेगा, तो भाई ठीक है, तो पहले जो हीट लगेगी वो मेल्ट करने के लिए लगेगी, बाद में हम वो हीट काय के लिए लगेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 10 से 100 तक, -10 है सॉरी, तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले जो हीट लगेगी वो आपका टेम्परेचर -10 से 100 डिग्री -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए टेम्परेचर हीट लगेगी आपको, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आपको हीट लगेगी। फिर बाद में जो हीट लगेगी आपको मेल्ट करने के लिए लगेगी, फिर बाद में जो हीट लगेगी आपको टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए हीट लगेगी, है ना। फिर उसको बाद में वेपोराइज करने के लिए आपको हीट लगेगी। तो आप देख सकते हैं आपको 4 स्टेजेस पे हीट लग रही, जिसमें से 2 स्टेजेस में आपको टेम्परेचर चेंज करने के लिए लग रही,
और 2 स्टेजेस में आपको स्टेट चेंज करने के लिए लग रही। ये वाला क्या है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है, -10 से 0 पे जाना है। तो मैं जाऊँगा, ठीक है, मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस, मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लस मास ऑफ आइस वाटर, अब वाटर बन चुका है वो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, प्लस अब मास ऑफ वाटर और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जहाँ तक कि मुझे मालूम है सारी बातें आपको दी गई होंगी, शायद नहीं दी गई तो आपको याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यूज याद रखना, डाल देना है ना, ये आप खुद कर लेना। ये वैल्यूज़ देख लेना, आपके जो मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट मास 1 ग्राम है ना। आइस का, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डाल देना, वो आपको लिखाया था मैंने न्यूमेरिकल के दौरान, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर डाल दो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन एसआई सिस्टम है, ये भी आप जानते हैं, इसके आगे का आप सॉल्व कर लेना। Seventeenth, if the mass energy equivalent is taken into account when water is cooled from ice, the mass of the water should, when water is cooled from ice, to form ice, to form ice है उसका, ठीक है। आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस करके एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें वो कहते हैं कि मास को आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, जब पानी जो थोड़ा सा गर्म था वो ठंडा होकर बर्फ़ बन रहा है, तो इस प्रोसेस में वो क्या लूज़ करेगा, हीट लूज़ करेगा, है ना। मगर हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ मास, तो अगर वो हीट लूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या लूज़ कर रहा है, वो मास को लूज़ कर रहा है। तो इसी वजह से बोलेंगे कि वो बहुत ही निग्लेजिबल अमाउंट में उसका क्या होता है, वो मास लूज़ करता है। मगर वो जो लूज़ करता है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो मास लूज़ करता है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में लूज़ करता है। तो इसीलिए कभी कभी आप ये भी बोल के चलते हैं कि भैया वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसीलिए इट रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। बट हम लोग थोड़ा फैक्ट पे जाएंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे क्योंकि उसने हीट लूज़ किया, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आइंस्टाइन बाबा ने बोल के गए कि एनर्जी और मास एक ही चीज़ है, वो बस अलग अलग ग्रुप है उसका। तो तुमने अगर एनर्जी लूज़ करे तो तुमने क्या लूज़ करे, मास, है ना। बोलते ना वो क्या, टाइम इज़ मनी, है ना। तो इनडायरेक्टली अगर तुमने टाइम लूज़ करे तो तुमने क्या लूज़ करे, मनी लूज़ किया। ये जो टाइम चल रहा है ये मनी है तुम्हारा, है कि। अगर तुम ये टाइम को यूटिलाइज़ करोगे तो आगे जाके करोड़पति बनोगे, है ना, ऑडी BMW में घूमोगे, है ना। तुम ये टाइम को लूज़ करोगे, बर्बाद करोगे फालतू पने में, तो ये बाद में क्या है, फिर वो ऑटो में चलना पड़ेगा, है कि। ध्यान रखना इसका। तो वैसे चलो, ये था 17th वाला, ये 16th वाला, 17th वाला भी बता दिया ना तुमको मैंने, हाँ। फिर उसके बाद 18th वाला, 19 50 ग्राम ऑफ कॉपर इज हीटेड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन टू 10 ग्राम ऑफ वाटर, द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, ठीक है। ये तो शायद से ऐसा लग रहा है कि मैंने लिया क्लास में, है ना। आपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया कॉपर को, है ना, तो उससे क्या हुआ कि मास ऑफ कॉपर है सर्टेन, और उसका एक कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, उससे चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर हुआ। अब जितना हीट आपने कॉपर को दिए उतनी ही हीट आपने किसको दिए बेटा, वाटर को भी दिए। तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, आपको चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होगा, पानी के टेम्परेचर में कितने का बदलाव आएगा। अरे भैया वेरी सिंपल, उसने आपको दोनों की कंडीशन दे दिया कि दोनों इक्वल है, तो मैं बोलूँगा गिवन कंडीशन के अनुसार, गिवन कंडीशन के मुताबिक कि डेल्टा CU जो है, डेल्टा QCU जो है वो डेल्टा Q वाटर के बराबर है। तो मैं बोलूँगा मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, डेल्टा TCU इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, डेल्टा TW, है ना। अब इसने क्या क्या दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दे दिया उसने, कॉपर का है क्या 420, तो 420 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सबसे पहले मास ऑफ कॉपर कितना है, 50 ग्राम, ये ग्राम में है मगर अच्छा ठीक है किलोग्राम में डालते हैं, 50 × 10⁻³ किलोग्राम। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना है 420। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर कितना हुआ, पहले कितना था, अच्छा तो डायरेक्ट दे दिया उसने, चेंज इन टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस,
मास ऑफ वाटर 10 ग्राम है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर शायद आपको याद हो 4200 होता है वो SI में, और 10 ग्राम है तो 10 × 10⁻³ किलोग्राम डालना पड़ेगा। और डेल्टा TW यानी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर आपको निकालना है। देखो ये वाला 10 और ये वाला 10 हो गया कैंसर, ये 0 गया, ये 0 गया, 50 का भी 0 गया, एक और 0 गया। तो अब मैं बोलूँगा ठीक है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या रहेगा, देखो 10⁻³ भी गया, तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या रहेगा 5 × 42 अपॉन 5 × 42 अपॉन 42, तो क्या 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा गया इसका, है ना, 5 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर 19th वाला। चलो अब आखिरी, two liquids A and B are at 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. When mixed in equal masses, the temperature of the mixture is found to be 28 degrees Celsius. The specific heat capacities are in the ratio. ठीक है, एक लिक्विड A है, दूसरा लिक्विड B है। लिक्विड A का टेम्परेचर ज़्यादा है, लिक्विड B का टेम्परेचर कम है, तो लिक्विड A क्या करेगा, हीट को लूज़ करेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है, हीट लॉस्ट बाय ए, कौन भैया कौन लूज कर रहा है, ए इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय बी, तो बी क्या करेगा, उसे गेन करेगा। तो मास ऑफ ए, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए, मास ऑफ बी, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ बी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बी। मास ऑफ ए कितना है आपने दिया है क्या, इक्वल मासेस है, तो मास ए और मास बी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो एस ए अपॉन एस बी, एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी ए। डेल्टा टी बी देखो, बी का टेम्परेचर पहले कितना था 24, बढ़कर वो कितना हुआ 28, तो 24 और 28 में फ़र्क कितने का आ जाएगा, 4 का। अच्छा ए का टेम्परेचर कितना था पहले 32, वो कम होकर 28 हो गया, अगेन कितने का फ़र्क आ गया 4 का, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1:1। तो ये एस ए अपॉन एस बी क्या हो गया भैया आपका 1:1। तो ये रहा आपका आंसर 1:1, सी ऑप्शन। आया समझ में, हो गए सारे कवर, किसी को और कोई डाउट है इसमें, ठीक है, तो ये डीपीपी का सेशन कंप्लीट करते हैं। ये लीजिए बेटा, थैंक यू।